जय श्री राम दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेस श्री माधव के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने स्वरों और व्यंजनों का विस्तार से वर्णन किया था और स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसके ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। स्वरों का जो विभाजन है 5 आधारों पर हमने देखा था, इसी के साथ व्यंजनों का जो विभाजन है वो भी हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वर्णों का विभाजन। वर्णों का विभाजन, वर्णों का विभाजन। अब देखो यहाँ बात वर्णों की हुई है, यहाँ बात वर्णों की हुई है, अर्थात यहाँ हम जो विभाजन देखेंगे, जिन आधारों पर ये हम विभाजन करने जा रहे हैं, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को शामिल किया गया है। स्वर और व्यंजन दोनों को यहाँ शामिल किया गया है। इस प्रकार हमारा टॉपिक है वर्णों का विभाजन। और देखो वर्णों का विभाजन जो है मुख्यतः हम 3 आधारों से देखेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आधार है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। इसके अलावा समासवाय के आधार पर हैं। और तो आज जो है हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। आगे 2 जो आधार हैं वो और देखेंगे हम आगे की कक्षाओं में, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखो उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात है उच्चारण स्थान। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि जब हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, किसी भी, चाहे वो व्यंजन ध्वनि हो चाहे स्वर ध्वनि हो, उसका उच्चारण करते समय जो फेफड़ों से जो श्वास वायु उठती है वो उठकर हमारे वाग्यंतर में मुख विवर से जब तक बाहर निकलती है, वाग्यंतर के मुख विवर से जब तक वो बाहर निकलती है, तो हमारे मुख विवर में या कंठ में कहीं ना कहीं वो टकराती है, कहीं ना कहीं उसको रुकावट होती है, कहीं ना कहीं रुकावट होती है। या यूं कहें कि कोई ना कोई जो अवयव है, कोई ना कोई वाग्यंतर का अवयव है वो उसके रास्ते में आता है, या कहीं ना कहीं श्वास वायु के टकराव से या कहीं ना कहीं 2 अवयवों के स्पर्श से, टच होने से क्या होती है, किसी भी ध्वनि का उच्चारण होता है। किसी भी ध्वनि का क्या होता है, उच्चारण होता है। अब जब अवयव आपस में टकराते हैं या श्वास वायु जो है वो किसी अवयव से टकराती है, तो जहां पर टकराती है, जिस वर्ण के उच्चारण में जहां पर ये जो क्रिया है ये होती है, उसी के आधार पर या जिस स्थान पर वो कार्य हो रहा है टकराने का, हवा के टकराने का या अवयवों के आपस में स्पर्श करने का, उसी स्थान विशेष को, उस वर्ण का क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। उस स्थान विशेष को ही जो वर्ण है, ध्वनि है, उसका क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। और उस उच्चारण स्थान के आधार पर ही उसका नामकरण कर दिया जाता है। उस उच्चारण स्थान के आधार पर ही उसका क्या कर दिया जाता है दोस्तों, नामकरण कर दिया जाता है। देखो जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे ट, च, त, हमारे पास ये 3 वर्ण हैं, इनका हम उच्चारण करेंगे। अब यहाँ जब हम ट का उच्चारण करेंगे, यहाँ जब हम ट का उच्चारण करेंगे तो ट का उच्चारण करते समय क्या क्रिया होगी कि जो वाग्यंतर है, वाग्यंतर में जो मुख गुहा है, मुख विवर है, उसमें जो जीवा है वो यहाँ मूर्धा पे स्पर्श करेगी। जब हम ट का उच्चारण करेंगे, ट का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है वो ऊपर मूर्धा के ऊपर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। ऊपर मूर्धा के ऊपर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो इस जो ट ध्वनि है, इसके यदि उच्चारण स्थान की बात करें तो क्या है, मूर्धा। इस प्रकार ये जो ट ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा, मूर्धा माना जाएगा। क्यों, जो जीवा है वो क्या कर रही है, मूर्धा पे स्पर्श कर रही है, मूर्धा पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार यदि मैं च की बात करूं तो जब च का उच्चारण करेंगे, जब च का उच्चारण करेंगे तो यही जो जीवा है वो तालु पे स्पर्श करेगी। यही जो जीवा है वो कहाँ पर स्पर्श करेगी, तालु पे स्पर्श करेगी। तो इस प्रकार जो च का उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, तालु हो जाएगा। इस प्रकार जो च का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। और यदि मैं त की बात करूं, यदि
तय की यदि बात करें तो तय का उच्चारण करते समय यही जीवा जो है वो कहाँ पर स्पर्श करेगी, दांतों पे स्पर्श करेगी। कहाँ पर स्पर्श करेगी, दांतों पे स्पर्श करेगी। अब दांतों पे यदि जीवा स्पर्श करेगी तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत, अर्थात दांत इसका क्या है, उच्चारण स्थान है। दांत इसका क्या है, उच्चारण स्थान है। तो इस प्रकार हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि उच्चारण स्थान जहां कहीं भी जो दो अवयव टकराते हैं, किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते समय यह प्रक्रिया होती है कि या तो दो अवयव आपस में टकराते हैं, कहाँ टकराते हैं, या श्वास वायु कहीं ना कहीं किसी अवयव पे आके टकराती है, उस स्थान विशेष को ही इनका क्या बोला जाता है, उच्चारण स्थान बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, इनका उच्चारण स्थान बोला जाता है। अब बात जब नामकरण की होती है तो इस स्थान के आधार पर ही, इस स्थान के नाम से ही क्या कर दिया जाता है, इनका नामकरण भी कर दिया जाता है। यदि हम टय की बात करें तो टय का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, उच्चारण स्थान। ये तो क्या है, उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, और इस मूर्धा के आधार पर इसका नामकरण क्या कर दिया जाएगा, मूर्धन्य कर दिया जाएगा। इस मूर्धा के आधार पर ही इसका जो नामकरण है वो क्या कर दिया जाएगा, मूर्धन्य कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आगे यदि तालु की बात करें तो तालु के आधार पर ही इसको क्या बोल दिया जाएगा, तालव्य बोल दिया जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको तालव्य बोला जाएगा। और इसी प्रकार दंत से उच्चरित होने वाली ध्वनि को क्या कहा जाएगा, दंते ध्वनियां कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, दंते ध्वनियां कहा जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे पास जो स्वर और व्यंजन है, सभी जो ध्वनियां हैं स्वर और व्यंजन, उनको अलग अलग उच्चारण स्थानों के आधार पर हम देख सकते हैं, या प्रत्येक जो वर्ण है उसका अपना अपना उच्चारण स्थान होता है, या यूं कहें कि वाग यंत्र में जो है अलग अलग उच्चारण स्थानों से अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ बात ये तो हमें यहाँ समझने की बात थी कि हमने समझ लिया कि किस प्रकार से उच्चारण स्थान होता है, किस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है। लेकिन अब हमारे पास कुल मिलाकर कितने तो अवयव हैं, और कुल हमारे पास जो वर्णों की संख्या है वो भी काफ़ी है, 44 जो वर्ण है हमारे पास कुल हैं। इस प्रकार हमारे पास 8-7 जो उच्चारण स्थान है वो हो जाते हैं। तो उनको एक उच्चारण स्थान से किन किन ध्वनियों का उच्चारण होता है, किसी भी उच्चारण स्थान से किन किन ध्वनियों का उच्चारण होता है, इन सारी बातों को ध्यान रखने के लिए हम यहाँ कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे। देखो, सूत्रों की चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करेंगे कि इनको हम याद रख सकें, इनको हम याद रख सकें। कि जैसे मैं यहाँ कंठ की बात करूँ, कंठ क्या है, उच्चारण स्थान है। कंठ क्या है, उच्चारण स्थान है। और कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी, कंठे ध्वनियाँ कहलाएंगी। कौन सी ध्वनियाँ कहलाएंगी, कंठे ध्वनियाँ कहलाएंगी। तो कंठ से उच्चरित होने वाली कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, जैसे ए, आ, क वर्ग है, क, ख, ग, घ, नंग, क वर्ग है। इसी प्रकार है और विसर्ग है। तो अब कंठ से उच्चरित होने वाली ये जो इतनी ध्वनियाँ हैं, 9 जो ध्वनियाँ हैं, संख्या कितनी इनकी, 9 ध्वनियाँ हैं। देखो 5 क वर्ग में है, ए, आ, 2, 7 और है विसर्ग 2, 9। इस प्रकार से इन 9 ध्वनियाँ, ये जो 9 ध्वनियाँ हैं कहाँ से उच्चरित होती हैं, कंठ से उच्चरित होती हैं। अब इनको याद कैसे रखा जाए, इनको याद कैसे रखा जाए, ये तो समझने की बात थी। ये तो उच्चारण स्थान से जो संबंधित जो उनका वर्गीकरण है, इसको समझने की बात थी। लेकिन ये अब इनको याद कैसे रखा जाए, तो इन उच्चारण स्थानों को याद रखने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र दिए गए हैं। हमारे पास कुछ सूत्र हैं, उनके आधार पर हम सभी जो उच्चारण स्थान हैं, सभी जो उच्चारण स्थान हैं उनसे कौन कौन सी ध्वनियों का उच्चारण होता है, या किस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, इन सूत्रों के आधार पर हम उनको याद रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें उन सूत्रों को याद करना है, केवल हमें सूत्रों को याद करना है। उनके आधार पर हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। परीक्षा में भी जब कहीं भी प्रश्न पूछा जाए, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति हो कि हमें किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान बताना हो या हमें जानना हो, तो यदि सूत्र हमें याद हैं, और सूत्र देखो इतने ज़्यादा कठिन नहीं हैं, यदि समझकर देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आसानी से याद हो सकते हैं। तो देखो चर्चा करते हैं कि सूत्र कैसे हैं, किस तरह से सूत्र बनाया गया है, सूत्र में किस तरह से हमें ध्वनियों का पता लगेगा कि कौन कौन सी ध्वनियाँ इस सूत्र में हैं, किस उच्चारण स्थान से ये बोली जाएंगी। तो सबसे पहले उदाहरण के तौर पर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है वो है
ए कु है विसर्जनीयानाम, ए कु है विसर्जनीयानाम। देखो इसको सूत्र को याद रखना है, ए कु है विसर्जनीयानाम, कंठ है, ए कु है विसर्जनीयानाम कंठ है। ये तो है दोस्तों हमारा सूत्र, ये तो क्या है हमारा सूत्र है। अब यहाँ सूत्र से हम आसानी से ये इस बात का तो हमें पता चल सकता है कि इस सूत्र के द्वारा किन ध्वनियों की ओर संकेत किया गया है, कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियों की ओर संकेत किया गया है। किसके बारे में चर्चा होगी इस सूत्र में? देखो यहाँ कंठ आया है, क्या आया है यहाँ? कंठ आया है। तो इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि इस सूत्र में जिन ध्वनियों की चर्चा होगी उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और इस उच्चारण स्थान के आधार पर उनको कौन सी ध्वनियाँ कहेंगे, या नामकरण की बात करें तो वो कंठ्य ध्वनियाँ कहलाएंगी। कौन सी ध्वनियाँ कहलाएंगी? कंठ्य ध्वनियाँ कहलाएंगी। तो इस सूत्र में जो भी वर्ण आएंगे वो कैसे हैं? कंठ्य वर्ण है। कैसे वर्ण है? कंठ्य वर्ण है। अब देखना यह है कि सूत्र से हम उन वर्णों को कैसे बाहर निकालें, या हमें कैसे पता लगे कि इस सूत्र में कौन कौन सी ध्वनियाँ सम्मिलित की गई हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ ए आया है। सबसे पहले यहाँ हमारे पास क्या है? ए है। सबसे पहले ए को पकड़ो दोस्तों। अब ए आ गया तो ऐसे हमें ए और ए का दीर्घ जो रूप है आ, इनको निकालना है। ए जो था सूत्र में ए को है विसर्जनीयानाम कंठ है, ऐसे क्या निकालना है? ए और हमने आ निकाल लिया है। अब बात हुई है कु की। बात किसकी हुई है? कु की। अब देखो दोस्तों यहाँ ये समझने वाली बात है, सभी सूत्रों में आगे आने वाले जो सूत्र हैं हमारे सामने, उनमें भी ये बात ध्यान में रखनी है कि कै, चे, टे, ते और पे, कि जब हम वर्गीय व्यंजनों की बात करते हैं, जब हमने पीछे भी की थी, और जब भी हम व्यंजनों की वर्गीय जो व्यंजन हैं उनकी बात करते हैं, तो कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक 5 वर्गों में इनको रखा गया है। कैसे लेकर 5 वर्गों में मैं तक इनको रखा गया है, जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे, जैसे, तैसे, तैसे और पैसे। इस प्रकार हमारे जो वर्गीय व्यंजन हैं उनको लिखा जाता है, और जिस वर्ण से जिस वर्ग की शुरुआत होती है उसको उसी के आधार पर वर्ग बोला जाता है, या उसका जो प्रथम जो वर्ण है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जैसे कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। तो जब यदि ऐसे लिखा हुआ है, यदि कै लिखा हुआ है, इसी प्रकार टे लिखा हुआ है, तब तो हम सिर्फ कै वर्ण की ही बात करेंगे। तब तो ये क्या है? यदि यहाँ लिखा हुआ है कै, तो ये कै तो क्या है? केवल सूत्रों में आएगा। हमें सूत्रों में कहाँ में लेना है इस चीज को? सूत्रों के साथ फॉलो करना है कि जो कै है ये सिर्फ क्या है? कै वर्ण है। हमें दिखाई दे रहा है कै वर्ण है, लेकिन यदि इसके साथ उ की मात्रा लगी हुई हो, यदि इसके साथ उ की मात्रा लगी हुई हो, तो इसका मतलब ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? कै वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? इसका जो कै संपूर्ण जो इसका वर्ग है, कै वर्ग में कितने वर्ण है? 5 वर्ण। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो ये अपने साथ अपने वर्ग के सभी वर्णों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात यूं कहें कि यदि कै के साथ उ की मात्रा लगी है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ बात किसकी हुई है? कै वर्ग की हुई है। इसी प्रकार यदि इनके साथ भी हम उ की मात्रा लगा दें तो यहाँ बात किसकी होगी? चे वर्ग, टे वर्ग और ते वर्ग और पे वर्ग। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ यदि उ की मात्रा लगी हुई है, तो सूत्रों की बात कर रहा हूँ, सूत्रों में देखना है इस बात को। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ यदि उ की मात्रा लगी हुई आपको किसी भी सूत्र में दिखे, तो वहाँ आपको उसका मतलब उसका संपूर्ण वर्ग से समझना है। या यूँ कहें कि वहाँ जो ये वर्ण है उ की मात्रा वाला, वो अपने संपूर्ण वर्ग का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो कु आया है, यहाँ सूत्र में जो कु आया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ जो सूत्र में कु आया है इसका मतलब कै वर्ग। इसका मतलब क्या है? कै वर्ग। ऐसे ए आ गया, कु से क्या आ गया? संपूर्ण कै वर्ग आ गया। और आपको पता है कै वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? कै, खे,
ग, घ और नंग। 5 वर्ण आ गए, क वर्ग पूरा इसमें आ गया। आगे हमारे पास है, आगे कौन है? है। तो है से मतलब क्या है? है ही है का मतलब क्या है जो व्यंजन वर्ण है। आगे बात हुई है विसर्ज की। यहां देखो विसर्ज, आगे वाले शब्द को पकड़ो, विसर्ज, ए कु है विसर्ज। तो यहां विसर्ज का मतलब है विसर्ग। विसर्ज का मतलब क्या लेना है दोस्तों? विसर्ग। विसर्ज का मतलब क्या लेना है? विसर्ग आपको यहां लेना है। नियानाम कंठ है, अर्थात ए कु है विसर्ज नियानाम कंठ है। या सूत्र का मतलब यह है कि ए कु है विसर्ज जो हैं क्या हैं? कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियां हैं। या कौन सी ध्वनियां हैं? कंठ है। या ए कु है विसर्ज का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ए कु है विसर्ज का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ है। ए कु है विसर्ज का हमें पता है कि ए कु है विसर्ज में कौन कौन से वर्ण आ गए? यहाँ ए आ गया, कु से कै वर्ग आ गया और है से है आ गया, विसर्ज से विसर्ग आ गया। तो इस प्रकार ए आ कै खे गे घे नंग है और विसर्ग, ये जो टोटल जो 9 ध्वनियां हैं या टोटल जो 9 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उच्चारण स्थान क्या है इनका? कंठ है। उच्चारण स्थान क्या है इनका? कंठ है। और कौन सी ध्वनियां हैं ये? कंठे ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं? कंठे ध्वनियां हैं। तो इसी प्रकार हमें आगे जो सूत्र हैं उनसे भी वर्णों को इसी प्रकार निकालना है, इसी प्रकार उनको भी समझना है। आगे सूत्र की बात करते हैं। ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु। तो यहां देखो बात किसकी हुई है? तालु की। बात किसकी हुई है? तालु की। तो उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अर्थात इस सूत्र में ईचू यसानाम, ईचू यसा, ईचू यसा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ईचू यसा, ईचू यसा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और तालु उच्चारण स्थान होने के कारण ये कौन सी ध्वनियां कहलाएंगी? तालव्य ध्वनियां कहलाएंगी। कौन सी ध्वनियां कहलाएंगी? तालव्य ध्वनियां कहलाएंगी। ईचू यसानाम तालुहु, अर्थात इस सूत्र में जो जो ध्वनियां हैं, जो जो वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और वे कैसी ध्वनियां कहलाएंगी? तालव्य ध्वनियां कहलाएंगी। अब देखना यह है कि इसमें कौन कौन सी ध्वनियों को शामिल किया गया है। तो देखो वो ही प्रोसेस अपनाना है कि यहाँ हमारे पास क्या है? ई। तो ई से क्या लेना है? ई के दोनों रूप लेने हैं। ई से क्या लेना है? ई के दोनों। जैसे वहां हमने ऐसे ए और आ, ए के दोनों रूप लिए थे, इसी प्रकार यहाँ ई से भी ई के दोनों रूप ह्रस्व और दीर्घ लेने हैं। ये तो आगे साहब ई और ई। चू, आगे कौन आया है? चू। तो चू का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि ये च वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसके साथ किसकी मात्रा लगी है? ऊ की मात्रा लगी है। तो इसलिए ये क्या करेगा? अपने संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा या नहीं करेगा? अर्थात अपने जो इसका जो च जो वर्ग है उसका पूरा का क्या करेगा? ये प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस प्रकार यहाँ जो चू आया है, चू से मतलब क्या है? च वर्ग। चू से मतलब क्या है? च वर्ग। और च वर्ग का मतलब क्या है? च, छ, ज, झ और या। च, छ, ज, झी, या। आगे देखो कौन है? ये। ईचू ये सानाम, आगे कौन है? ये। तो ये से किसको लेना है? ये को। ये है सिंगल है ये, तो ये से किसको लेना है? ये लेना है। आगे कौन सा वर्ण आया है? स वर्ण आया है। आगे कौन है? श वर्ण है। देखो ये श कौन सा है? तालव्य श है। कौन? क्योंकि तालु से उच्चरित होने वाला स है। कहाँ से उच्चरित हो रहा है?
तालु से उच्चरित हो रहा है, तो ये कौन सा स बोलेंगे, इसको तालव्य स बोलेंगे। तो आगे किसको लेना है, तालव्य स। इस प्रकार तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनियां कौन कौन सी हैं, ई, च, छ, ज, झ, या, य और श, य और श। इन सभी ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है। इन सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तालु है। और इस प्रकार इनको क्या बोला जाता है, तालव्य ध्वनियां इनको बोला जाता है। ईचु यसानाम तालु, ई, च वर्ग, य और श। तीसरा हमारा सूत्र है ऋटुरषणाम ऋटुरषणाम मूर्धा, ऋटुरषणाम मूर्धा। अब देखो मूर्धा को तो आपको पहले ही अलग पकड़ लेना है, मूर्धा को तो पहले ही निकाल लेना है कि ऋटुरषा, ऋटुरषा, ऋटुरषा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ऋटुरषा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और यदि उच्चारण स्थान मूर्धा है तो इसमें सम्मिलित जो ध्वनियां हैं वो क्या कहलाएंगी, मूर्धन्य ध्वनियां कहलाएंगी। कौन सी ध्वनियां कहलाएंगी दोस्तों, ये मूर्धन्य ध्वनियां कहलाएंगी। अब ऋटुरषा क्या है, यहां से क्या निकालना है, ऋटुरषा निकालना है। तो देखो यहां कौन है, री है, तो री से किसको निकालना है, री को, री से किसको निकालना है, री को। अब देखो यहाँ री की यदि दीर्घ रूप की बात करें, वहां देखो ए का भी रैसो और दीर्घ दोनों रूप लिए थे, ई का भी रैसो और दीर्घ दोनों रूप लिए थे। अब यहाँ री का एक ही रूप प्रचलित है हिंदी में, हमारी हिंदी भाषा में री का एक ही रूप प्रचलित है, यद्यपि संस्कृत में इसके दोनों रूप प्रचलित हैं। अब हिंदी में एक ही रूप प्रचलित है तो इसका हमें एक ही रूप लेना है, और वो क्या है, रस्वरी, री आ गया। इसी प्रकार टे, और टे के साथ किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो क्या हो गया, टू है। अब टू है तो इसका मतलब क्या होगा, टे वर्ग, टे वर्ग, टू का मतलब क्या है, टे वर्ग, टे के साथ ऊ की मात्रा, इसका मतलब टे पूरा वर्ग आ गया। और टे वर्ग की बात करें तो टे, ठे, डे, ढे और ण, टे, ठे, डे, ढे, ण। आगे देखो, आगे कौन है, र, आगे कौन आया है, र। टू के बाद में कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है आपको, रे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, रे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ रे से मतलब क्या है, रे, रे से मतलब क्या है, रे। आगे देखो वर्ण कौन सा दिखाई दे रहा है, श दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, श दिखाई दे रहा है। उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तो किस प्रकृति का है ये, मूर्धन्य प्रकृति का है, इसलिए ये कौन सा स है, मूर्धन्य स। कौन सा स है दोस्तों, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स। देखो यदि तालव्य स की बात करें तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इस प्रकार जो जीवा है वो स्पर्श कहाँ करेगी, तालु पे करेगी। और यदि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है तो इसका उच्चारण करते समय जीवा कहाँ स्पर्श करेगी, मूर्धा पे स्पर्श करेगी। और इस प्रकार इनके उच्चारण में भी क्या होता है, भेद होता है। उसका तालव्य स का हम तालु से जीभ सटाकर उच्चारण करेंगे तो श होगा, और इसका यदि मूर्धा से जीभ को स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, श होगा। तो वो श था, ये श है। तो इस प्रकार री, टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे, ण, रे और स, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और यदि इनके नामकरण की बात करें, इनकी प्रकृति की बात करें तो ये किस प्रकार के वर्ण हैं, ये मूर्धन्य वर्ण है। कौन से वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है। मूर्धन्य वर्णों की बात करें कि मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो री, टे, टे, ठे, डे, ढे, ण, रे और श। इस प्रकार आपको परीक्षा में भी ये बातें ध्यान में रखनी है। हमेशा यदि आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको ये बातें हमेशा ध्यान में होनी चाहिए
कि किस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, और इनको याद रखने में ये जो सूत्र हैं ये हमें बहुत सहायता देंगे। अब जहाँ कहीं भी आपको जैसे मान लो कि कोई पूछे कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है, र का उच्चारण स्थान क्या है, तो र का उच्चारण स्थान पूछते ही आपके माइंड में ये सूत्र गूंजना चाहिए, ये सूत्र आपके माइंड में घूमना चाहिए। र का नाम आते ही आपका मस्तिष्क इस सूत्र को पकड़ लेना चाहिए कि जैसे ही किसी ने र का उच्चारण स्थान पूछा, आपके मस्तिष्क में ये सूत्र ऐसे कैसे बिल्कुल छपा हुआ दिखना चाहिए, ऋतु रसणाम मुर्दा, ऋतु रसणाम मुर्दा, यानी कि इस सूत्र में र आया था, किसमें आया था, ऋतु रसणाम मूर्धा में आया था, तो यहाँ मूर्धा पे आपकी क्या होगी, पकड़ हो जाएगी और आप आसानी से बता देंगे। कभी भी कोई भी पूछ ले कि र का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, प्रकृति की बात करें तो क्या है, मूर्धन्य है। तो इस प्रकार से इन सूत्रों का आपको समझना है, याद भी रखना है। देखो यदि समझ के यदि पढ़ेंगे तो आसानी से आपको हर चीज़ याद रह जाएगी, यदि समझ के पढ़ेंगे तो आसानी से हर कोई चीज़ आपको याद रह जाएगी, कोई कुछ भी इतना हार्ड नहीं है। और यदि आप ऐसे ही यदि रटने की कोशिश करोगे तो फिर असंभव है। चौथा हमारा सूत्र है ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। देखो ऋतु लसानाम दंता यानी कि ऋतु लसा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतः यानी दंत। ऋतु लसा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। पहले सूत्र को देखो, ऋतु लसानाम दंता, इसका मतलब क्या है कि ऋतु लसा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंता है। और इस प्रकार इनको कौन सी ध्वनियां कहेंगे, दंते ध्वनियां इनको कहेंगे। इसके अंतर्गत आने वाली जो ध्वनियां है वो क्या कहलाएंगी, दंते ध्वनियां कहलाएंगी। अर्थात इस सूत्र में जो ध्वनियां है ऋतु लसा, इसमें देखो ध्वनियां कितनी है, ऋतु लसा, यानी कि 4 ही ध्वनियों का संकेत है ऋतु लसा। इस सूत्र बनाया गया है ऋतु लसा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंता है। अब यदि उच्चारण स्थान दंता है तो ये ध्वनियां कैसी कहलाएंगी, दंते ध्वनियां कहलाएंगी। अब देखना यह है कि कौन कौन से वर्ण इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले किसको पकड़ना है, लरी को पकड़ना है। लरी मिल गया, लरी आपको मिल गया। अब लेकिन देखो यहाँ ध्यान में देने वाली बात यह है कि जो लरी है वो हिंदी में प्रचलित नहीं है, हिंदी में इसका कोई रोल नहीं है। ये संस्कृत का स्वर है, ये संस्कृत का स्वर है, ये इसका हिंदी में कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको हमें यहाँ से निकालना है। लेकिन सूत्र को याद रखने के लिए, सूत्र को ऐसे ही आपको याद रखना है, ऋतु लसानाम दंता, इसलिए ये सूत्र में है। सूत्र कहाँ से आए हैं, संस्कृत से आए हैं। वरदाचार्य जी ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हैं, किस लिए दिए हैं, इन जो वर्ण हैं इनके उच्चारण स्थानों को याद रखने के लिए ही दिए हैं। अब संस्कृत के विद्वान हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वो संस्कृत की व्याकरण है, तो सूत्र भी किसके हैं, संस्कृत के हैं, इसलिए यहाँ संस्कृत के वर्ण की भी बात होगी। लेकिन री हमारी हिंदी में नहीं चलता है, हिंदी में प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसको यहाँ नहीं लेना है। आगे देखो बात किसकी हुई है, तय, और तय के साथ क्या है, ऊ की मात्रा है। तय के साथ क्या है, ऊ की मात्रा है। अब तय के साथ ऊ की मात्रा है तो इसका मतलब क्या है, तय वर्ग। अरे तय वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा यदि ऊ की मात्रा है तो। और तय वर्ग की बात करें तो तय, थ, दे, ध और न। तय, थ, दे, ध, न। तय, थ, दे, ध, न, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंता। आगे देखो, आगे वर्ण यदि देखें तो क्या आया है, ल आया है। आगे कौन है, ल। अब देखो ल तो हमारी हिंदी में भी है, ल तो हिंदी में भी है, तो ल को लेना है। ल को ले लिया, ल के बाद में आगे देखो कौन है, स। ल के बाद में आगे कौन है, स। अब देखो 2 स की पहले बात हो चुकी है, एक की ताल्लु के साथ हो गई थी, ताल्लवे स था, एक की तालु के साथ हो गई थी, इसकी इचु ये सणाम तालु, तो ये कैसा स था, तालवे से था, अतः इसका उच्चारण स्थान क्या था, तालु था। एक स की बात
ऋतु रसणाम मूर्धा, अर्थात मूर्धन्य वर्णों के साथ हुई थी। तो ये स कैसा था? मूर्धन्य था। ये स मूर्धन्य था। अब इस स की बात किसके साथ हो रही है? दंते के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? दंते के साथ हो रही है। तो ये कैसा है? दंते स है। ये कौन सा स है? दंते स है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंता है। तो इसका उच्चारण स्थान तालु, इसका मूर्धा और इसका दंता। अब इसी तरह से इनका हमें उच्चारण व्यवहार में भी करना चाहिए, ताकि कोई अशुद्धि ना हो। हम लेखन स्तर पर जो अशुद्धि करते हैं उसका कारण बन जाते हैं, कभी कभी ये इसका कारण बन जाते हैं, क्योंकि हम जो तीनों से हैं इनको एक ही तरह से उच्चारित करते हैं, सही बोलते हैं, और जब जैसा बोलेंगे तो वैसा लिखेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे, तो हमें क्या पता लगेगा कि भाई कौन सा लिखना है। इसलिए उच्चारण भी इनका क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, ताकि हमारे लेखन में इनसे संबंधित कोई त्रुटि ना हो। तो उच्चारण कैसे करेंगे? यहाँ तालु से करना है तो क्या होगा? श। यहाँ मूर्धा से करना है तो क्या होगा? श। और यहाँ दंता से करना है तो क्या होगा? स। इस प्रकार श, श और स इनका क्या है? शुद्ध उच्चारण है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, लृतु लसानाम दंता, दंते ध्वनि में कौन कौन आ गया? लृ, लृ को आपको छोड़ देना है। तय वर्ग यानी कि तय, थ, द, ध, न, ल और स। तय, थ, द, ध, न, ल, स। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और इनको कौन सी ध्वनियां कहेंगे? दंते ध्वनियां इनको कहेंगे। आगे सूत्र पे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा सूत्र है उपधमनियानाम। उपधमनियानाम ओष्टो। उपधमनियानाम ओष्टो। अब देखो यहां उपधमनिया, उपधमनी, उपधमनी का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और इस प्रकार इनको कौन सी ध्वनियां कहेंगे? ओष्ठ्य ध्वनियां कहेंगे। कौन सी ध्वनियां कहेंगे इनको? ओष्ठ्य ध्वनियां इनको कहेंगे, या ओष्ठ्य वर्ण इनमें शामिल है। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ से वर्ण निकालने हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले क्या है? उ। सबसे पहले क्या है? उ। तो उ और उ का दीर्घ रूप, उ और उ का दीर्घ रूप आ गया। आगे देखो पू है, तो पू से वही मतलब संपूर्ण प वर्ग। अरे प के साथ उ की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब क्या है? अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। और प वर्ग में कौन कौन है? प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म। अर्थात आगे देखो उप, प वर्ग आ गया। आगे देखो धमनिया नाम, यानी कि आगे कोई वर्ण नहीं है, क्योंकि ध पहले आ गया, मैं इसमें आ गया, न आ गया, या नाम आगे, ये सिर्फ सूत्र बनाया गया है। तो उप धमनिया नाम ओष्टो, अर्थात उ और जो प वर्ग है, उ प, फ, ब, भ, म, इनके यदि उच्चारण स्थान की बात करें तो क्या है? ओष्ठ है। इनके यदि उच्चारण स्थान की बात करें तो क्या है? ओष्ठ है। और ये तो ओष्ठ तो ऐसा उच्चारण स्थान है कि इसमें हम आसानी से प्रैक्टिकली बाहर से ही देख सकते हैं कि हाँ वास्तव में इनका तो उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्योंकि प, फ, ब, भ, म, उ इनमें किनका काम होता है? ओष्ठ ही काम में आते हैं, या ओष्ठ आपस में क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार इनको कैसे वर्ण कहेंगे हम? ओष्ठ्य वर्ण इनको कहा जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 5 सूत्र पूरे हो गए हैं। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यदि देखो बात करें तो हमारे पास जो वर्ग हैं, हमारे पास जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके जो पंचमा अक्षर हैं,
इनके जो पंचमा अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है वो कैसा है? देखो उच्चारण के आधार पर वो कैसा है? अनुनासिक है। कैसा है? अनुनासिक। अर्थात हमने पहले भी देखा था, पीछे भी पढ़ा है, पीछे भी हमने देखा था, स्वरों में भी अनुनासिक की चर्चा की थी और फिर व्यंजनों में हमने देखा था कि अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है, नंग, ण, य, न और मैं, ये कैसी ध्वनियां हैं? अनुनासिक ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां हैं? अनुनासिक ध्वनियां हैं। और ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अनुनासिक ध्वनियां किसे कहेंगे? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती हो। अच्छे से आपको समझाया है। तो इस प्रकार ये क्या है? अनुनासिक ध्वनियां हैं। और यदि इनके उच्चारण स्थान की बात करें, अब अनुनासिक ध्वनियां हैं, अनुनासिक ध्वनियां हैं, अर्थात इनका उच्चारण कहाँ होता है? नाक में होता है। उच्चारण कहाँ होता है इनका? नाक में होता है। बिना नाक में यदि श्वास वायु नहीं जाएगी तो इनका उच्चारण नहीं होगा, इनका उच्चारण नहीं होगा। तो इस प्रकार इनके यदि उच्चारण स्थान की बात करें तो क्या है? नासिका भी इनका क्या है? उच्चारण स्थान है। नासिका इनका क्या है? उच्चारण स्थान। देखो यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि इनको हमने इनके वर्गों के साथ भी देखा है। यदि हम अकुह विसर्जनानाम कंठ की बात करें तो वहां पर क वर्ग के साथ नंग भी क्या था? कंठ ध्वनि थी। इसी प्रकार इचु या सणाम यदि तालु में बात करें तो च वर्ग के साथ ये भी क्या था? ऋतु रसणाम मूर्धा की यदि बात करें तो ण भी कहाँ था? मूर्धा के साथ था। इसी प्रकार यह भी तालु के साथ था, न दंता के साथ था और मैं ओष्टे के साथ था। तो इनके यदि उच्चारण स्थान की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान अपने वर्ग के साथ भी माना जाता है, अपने वर्ग के साथ भी माना जाता है। और मूलतः इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है? नासिका माना जाता है। मूलतः इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है? नासिका ही माना जाता है। लेकिन ये अपने वर्गीय जो उच्चारण स्थान है वहां से भी इनका उच्चारण होता है, क्योंकि देखो पूर्णतः तो इनका उच्चारण नासिका से होता नहीं है, क्योंकि पूर्णतः उच्चारण होगा तो पूरी की पूरी जो श्वास वायु वो कहाँ से निकलनी चाहिए? नासिका से निकलनी चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी तो नहीं निकलती है नासिका से, एक अंश वायु का जो है नासिका से निकलता है। इसलिए नासिका से भी इनका उच्चारण स्थान की यदि बात करें तो नासिका भी इनका क्या है? उच्चारण स्थान है। अर्थात नासिका से भी इनका क्या होता है? उच्चारण होता है। और साथ ही साथ यदि किसी अन्य हम उच्चारण स्थान की बात करें तो इनके प्रत्येक का जो वर्गीय जो या फिर इनके वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, इनके वर्ग का उच्चारण स्थान, वर्ग का उच्चारण स्थान वो भी क्या है? इनका उच्चारण स्थान मान्य है। अब देखो उदाहरण के तौर पर यदि हम समझना चाहे तो जैसे मैं से समझ सकते हैं, मैं से हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। अब आपको पता है कि मैं का उच्चारण करेंगे मैं, तो देखो श्वास वायु मुख के साथ साथ नासिका से बाहर आ रही है, इसका मतलब ये नासिका है, इसका मतलब नासिका है। और इन पांचों में हमें नासिका होने में तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है कि भाई हाँ नासिका से तो इनका उच्चारण होता ही है, इसलिए ये क्या है? नासिका इनका उच्चारण स्थान है और इनको नासिके वर्ण कहा जाता है। लेकिन अपने वर्गीय उच्चारण स्थान के साथ इनका संबंध कैसे है? तो ये हम मैं के उच्चारण से समझ सकते हैं, जो हम स्पष्ट रूप से आसानी से हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखो अब मैं का उच्चारण करें हैं तो ये नासिका से इसका उच्चारण हो रहा है, लेकिन हम बाहर देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि हमारे होठ भी क्या हैं? होठ भी आपस में क्या कर रहे हैं? मैं का उच्चारण करते समय क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। मैं का उच्चारण करते समय होठ भी क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। यदि हम हमारे एक ही होठ हो या हम जैसे नीचे वाले होठ को काट दें, ऊपर वाले होठ को यदि काट दें तो क्या मैं का उच्चारण हो सकता है? नहीं हो सकता है। अकेली नासिका से मैं का उच्चारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार अकेली नासिका से नंग न इनका भी उच्चारण नहीं हो सकता है। इसलिए ये मूलतः नासिके वर्ण होते हुए भी, मूलतः नासिके वर्ण होते हुए भी इनका जो उच्चारण स्थान है, इनके वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो भी इनका उच्चारण स्थान माना जाता है, उसके साथ भी इनको रखा जाता है। जैसा कि हमने पीछे के जो 5 सूत्र देखे हैं वहाँ भी हमने ऐसा ही किया है, इनको इनके वर्गों के साथ भी रख के हमने देखा है। तो इस प्रकार हमारा जो अगला सूत्र है वो क्या बनता है?
इस प्रकार हमारा जो अगला सूत्र है वो इस प्रकार है। यंगणानाम नासिका, यंगणानाम नासिका, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। और नासिका उच्चारण स्थान होने के कारण इनका नामकरण क्या होगा? नासिकीय वर्ण या नासिके वर्ण, नासिके वर्ण। अब देखो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, यह की बात हुई है, नंग की बात हुई है, न की बात हुई है, इसी प्रकार न और म, न और म। तो ये नंग न म, ये तो हमें सूत्र है, याद रखना है सूत्र की, यंगणाना नाम नासिका। और यंगणाना नाम का मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग का क्या आ रहा है? पंचमाक्षर आ रहा है। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, ये च वर्ग का है, ये क वर्ग का है, ये ट वर्ग से है, ये त वर्ग से है और ये म वर्ग से है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है उसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। और इस प्रकार इनको कौन से वर्ण कहेंगे? हम नासिके वर्ण कहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको जैसे अभी समझाया है कि आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि इनको हम इनके उच्चारण स्थान के साथ भी देखा है और यहाँ इनको अलग से नासिके भी देखा है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही स्थितियों को यहाँ हमें मानना है। लेकिन यदि दोनों स्थितियाँ एक साथ हों, यदि दोनों स्थितियाँ एक साथ हों तो प्रथम वरीयता किसको देनी है? नासिके को देनी है। प्रथम वरीयता किसको देनी है? नासिके को देनी है। कैसे? जैसे परीक्षा में हमारे सामने प्रश्न हो, जैसे कि न किस प्रकार का वर्ण है, न किस प्रकार का वर्ण है या न वर्ण है। अब हमारे पास जैसे ऑप्शन हो कंठे, कंठे, दूसरा हमारे पास हो मूर्धन्य, मूर्धन्य, तीसरा हमारे पास ऑप्शन हो दंते और चौथा हमारे पास ऑप्शन हो ओष्ठ, ओष्ठ। अब देखो यहाँ कंठे, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ। अब हमें देखना है कि न किस वर्ग का पंचमाक्षर है? त वर्ग का पंचमाक्षर है। और त वर्ग किस में आता है? लृतु लसानाम दंता, अर्थात कहाँ से उच्चरित होता है? दंत से उच्चरित होता है। तो यहाँ हमें न को किस प्रकार का मानना है? दंते में रखना है। इसको कहाँ रखना है? दंते में रखना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में और कोई है नहीं हमारे पास, क्यों कंठे भी नहीं है, मूर्धन्य भी नहीं है और ओष्ठे भी नहीं है। कैसा है? दंते है। लेकिन हमारे पास यदि विकल्प थोड़ी अलग हों, या यूं कहें कि विकल्प में हमारे पास दंते के साथ साथ या यहाँ जो दिया गया है पंचमाक्षर उसके वर्गीय उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिके भी दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो? नासिके। अब देखो, अब हमारे पास जो ऑप्शन थे वो बदल गए हैं। अब क्या हो गए हैं ऑप्शन? कंठे, मूर्धन्य, दंते और नासिके। अब यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन किसका है? नासिके का है। तो यहाँ हमें पंचमा अक्षर को दंते मानना उचित नहीं है। दंते मानेंगे तो यह है, अब क्या समझा जाएगा? गलत समझा जाएगा, क्योंकि प्रथम वरीयता किसको देनी है? पंचमाक्षर के साथ नासिके को देनी है और हमारे पास विकल्प में नासिके है। तो अब यहाँ हमें दंते को वरीयता नहीं देनी है। किसको सही मानना है? नासिके को यहाँ सही मानना है। तो इस प्रकार से प्रथम वरीयता नासिके को देते हुए हमें इनको इनके वर्गीय उच्चारण स्थान के साथ भी मानना चाहिए। अगला सूत्र है, देखो, नासिका अनुस्वार से।
नासिका अनुस्वार से। अब देखो नासिका की बात हुई है, बात किसकी हुई है? नासिका की। अर्थात नासिका क्या है? उच्चारण स्थान है, किसका है? अनुस्वार का। अर्थात नासिका अनुस्वार से या अनुस्वार से नासिका, कि अनुस्वार से या अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। और इस प्रकार अनुस्वार किस प्रकार का वर्ण होगा? नासिके वर्ण होगा। किस प्रकार का वर्ण होगा? नासिके वर्ण होगा। अनुस्वार ये क्या है? अपना अनुस्वार है। तो इस अनुस्वार जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अब देखो इनको वहां पंचमा अक्षर के साथ नहीं रखा गया है, यहाँ इसको अलग रखा गया है। इसका भी कारण है, और इसका कारण यह है दोस्तों कि जो हमारे जो पंचमा अक्षर हैं, जो हमारे पंचमा अक्षर है, देखो अनुनासिक की कब कब बात हुई है, हमें यहाँ अनुनासिक से समझना है कि अनुनासिक की बात कहाँ कहाँ हुई है। अनुनासिक की बात एक तो स्वरों में हुई थी, एक तो स्वरों में हुई थी। वहाँ हमने लेखन के आधार पर वहाँ चंद्र बिंदु लगाई थी, या अनुनासिक चिन्ह लगा के किसी भी स्वर को हमने क्या बनाया था? अनुनासिक स्वर बनाया था। एक अनुनासिक हमारे यहाँ जो पंचमा अक्षर है वर्गों के, पंचमा अक्षर वो भी क्या है? अनुनासिक हैं। लेकिन चाहे स्वरों की बात हो चाहे पंचमा अक्षर की बात हो, ये पूर्णतः अनुनासिक नहीं है। पूर्णतः अनुनासिक ये नहीं है। क्यों नहीं है? यदि स्वरों की बात करें चाहे पंचमाक्षर की बात करें, ये पूर्णतः अनुनासिक नहीं है। पूर्णतः अनुनासिक का मतलब यह है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु मुख के साथ साथ नासिका से निकलती है, अर्थात दोनों ही द्वार से बाहर आती है, मुख से भी बाहर आती है और नासिका से भी बाहर आती है। अब ये पूर्णतः अनुनासिक कब होते? जब श्वास वायु की पूरी मात्रा ही नासिका से बाहर आती है। श्वास वायु की पूरी मात्रा यदि नासिका से बाहर आती तो ये क्या होता? पूर्ण अनुनासिक होते। तभी ये क्या होते? पूर्ण अनुनासिक होते। इसलिए पंचमा अक्षर और स्वरों के साथ ऐसा नहीं होता है। पूरी की पूरी जो श्वास वायु है वो नासिका से बाहर नहीं आती है। लेकिन यहाँ जो अनुस्वार की यदि बात करें तो अनुस्वार के उच्चारण में जो श्वास वायु है, अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायु की पूरी जो मात्रा है, श्वास वायु पूरी की पूरी कहाँ से बाहर निकलती है? पूरी की पूरी नासिका से बाहर निकलती है। पूरी की पूरी नासिका से बाहर निकलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र हमारी जो भाषा कहें या फिर हमारी जो वर्णमाला की यदि बात करें तो इसमें एकमात्र अनुस्वार ही क्या है? पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। एकमात्र अनुस्वार क्या है? पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। एकमात्र अनुस्वार क्या है? पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। तो इसलिए इनको पंचमा अक्षर के साथ रख के नहीं देखा गया है, इसको अलग से स्थान दिया है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो नासिका से ही उच्चारण है किसका होता है? अनुस्वार का होता है। अर्थात अनुस्वार कैसा है? नासिके वर्ण है या अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है। और यदि पूर्ण अपूर्ण की बात हो तो पूर्णतः अनुनासिक जो ध्वनि है वो एकमात्र कौन है? अनुस्वार है। अन्य जो अनुनासिक ध्वनियों की हमने चर्चा की है, जैसे स्वरों को भी हमने अनुनासिक बनाया था, जो पंचमा अक्षर है वर्गों के वो भी अनुनासिक है, लेकिन वो पूर्णतः नहीं है, क्योंकि उनका उच्चारण करते समय श्वास वायु की पूरी मात्रा नासिका से बाहर नहीं आती है। एक श्वास वायु का एक अंश मात्र नासिका से बाहर आता है, लेकिन अनुस्वार का उच्चारण करते समय ऐसा नहीं होता है। पूरी की पूरी श्वास वायु नासिका से बाहर आती है अनुस्वार के उच्चारण में। अब अनुस्वार से पहले हम स्वर को काम में लेते हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन जो अनुस्वार जो ध्वनि है, अनुस्वार का जो भाग है ध्वनि का उच्चारण का, उसकी बात होती है। अगला हमारा सूत्र है वकार से दंतोष्टम। वकार से दंतोष्टम। वकार से दंतोष्टम। अब देखो यहाँ बात देखो दंतोष्टम की हुई है। किसकी बात हो रही है यहाँ? दंतोष्टम की। इसका मतलब सीधा सीधा हमें ये तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ जिस वर्ण की बात होगी वो कैसा होगा?
उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत ओष्टम, अर्थात दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, अर्थात यहाँ जिस वर्ण की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत भी है और ओष्ठ भी है। क्या है? दंत भी है और ओष्ठ भी है। और दंत ओष्ठ दोनों होने के कारण, दंत और ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थान होने के कारण उसको क्या कहा जाएगा? दंतोष्ठ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको दंतोष्ठ वर्ण कहा जाएगा। अब देखना यह है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय दंत भी उसका उच्चारण स्थान है और ओष्ठ भी उच्चारण स्थान है, या दंत और ओष्ठ दोनों काम में आते हैं। तो देखो वकार से, वकार जब किसी भी वर्ण के साथ हम कार लगाते हैं, कार से लगाते हैं, उसका मतलब है उसकी ध्वनि, उसकी ध्वनि या उसका उच्चारण, उसका उच्चारण। तो वकारस्य का मतलब है कि व का उच्चारण। वकारस्य का मतलब क्या है? व का उच्चारण, अर्थात व वर्ण की यहाँ बात हुई है। वकारस्य अर्थात व का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? दंतोष्टम से होता है, दंत और ओष्ठ से होता है। वकारस्य, व का उच्चारण कहाँ से होता है? दंतोष्ठ से होता है, अर्थात दंत प्लस ओष्ठ दोनों ही उसके क्या है? उच्चारण स्थान है। इस प्रकार इसको क्या कहा गया है? दंतोष्ठ कहा गया है। अब देखो व का उच्चारण, व का उच्चारण दंतोष्ठ से कैसे होता है? अब यदि हम ओष्ठ ध्वनियों की बात करें, यदि हम ओष्ठ ध्वनियों की बात करें तो ओष्ठ ध्वनियों में दोनों जो होठ हैं वो परस्पर स्पर्श करते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। लेकिन यहाँ देखो दंत और ओष्ठ का स्पर्श होता है, यहाँ दंत और ओष्ठ का स्पर्श होता है, या यूं कहूं कि ओष्ठ का ओष्ठ से, या दोनों होठों का परस्पर स्पर्श ना होकर स्पर्श किसका होता है? दंत और ओष्ठ का स्पर्श होता है। कैसे होता है? हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि व, अब देखो व का जब उच्चारण करें तो नीचे वाला जो होठ है, नीचे वाला होठ किससे स्पर्श कर रहा है? ऊपर वाले दांत से। व ऊपर वाले दांत, अर्थात जब हम व का उच्चारण करते हैं तो नीचे वाला होठ ऊपर वाले दांतों को क्या करता है? स्पर्श करता है, या नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत परस्पर क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। कब करते हैं? जब हम व का उच्चारण करते हैं, जब व का हम उच्चारण करते हैं। अब यदि व का उच्चारण करते हैं, नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत यदि आपस में स्पर्श करते हैं तो क्या होगा? उच्चारण स्थान होठ भी हो गया और दांत भी हो गया। इस प्रकार ये क्या हो गया? दंतोष्ठ वर्ण हो गया। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, वकार से दंतोष्ठ। आगे यदि सूत्र की बात करें दोस्तों तो हमारा आगे सूत्र है अद्वैतो कंठ तालु। अद्वैतो कंठ तालु। देखो दोनों सूत्रों को एक साथ ले लेते हैं, दो ही सूत्र हैं हमारे पास अब शेष, 9वां और 10वां। यह है अद्वैतो कंठ तालु, यह है ओदोतो कंठोष्ठ। अद्वैतो कंठ तालु, ओदोतो कंठोष्ठ है। अब देखो यहाँ वकार की तरह ही यहाँ जो है दो उच्चारण स्थानों की बात हुई है और यहाँ भी दो उच्चारण स्थानों की बात हुई है। कैसे कैसे? यहाँ कंठ और तालु, यहाँ बात किसकी हुई है? कंठ प्लस तालु की बात हुई है। और यहाँ बात किसकी हुई है? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ तालु कंठ ओष्ठ। अब कंठ तालु है तो इसको क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। क्या कहेंगे इनको? कंठ तालव्य। और यहाँ क्या है? कंठोष्ठ है तो इसको क्या कहेंगे?
कंठोष्ठ। इसको क्या कहेंगे? कंठोष्ठ कहेंगे। ये तो इनके नामकरण की बात है। अब देखो ऐसे कौन से वर्ण हैं कि जिनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों, कंठ और तालु दोनों क्या है, इसके उच्चारण स्थान है। और ऐसा कौन सा वर्ण है या ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हैं? यहाँ है देखो, कंठ दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कंठ है, यहाँ भी कंठ है, लेकिन यहाँ दूसरा जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। और यहाँ दूसरा उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमें वर्ण निकालने हैं सूत्र से। ए दयितो, ए दयितो, तो ए का मतलब तो क्या है? ए का मतलब क्या है? ए। और दई यानी कि यहाँ किसकी मात्रा है? आई की मात्रा है। तो ए में से आ गया और आगे कौन है? आई। आगे कौन है? आई। इसी प्रकार यहाँ ओ से क्या आ गया? ओ आ गया। ओ से ओ आ गया। और दऊ, दऊ का मतलब औ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। तो यहाँ ओ और औ क्या है? कंठोष्ठ हैं। और इसी प्रकार ए और आई क्या है? कंठ तालु है। अब देखो ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, किस प्रकार ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है और किस प्रकार ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। अब यदि हम पीछे जाएं जहां हमने स्वरों के ऊपर चर्चा की थी और स्वरों में हमने दीर्घ जो स्वर हैं वो पढ़े थे। दीर्घ स्वरों में हमने दीर्घ स्वरों को भी दो भागों में बांटा था हमने, संध्याक्षर और एक समानाक्षर, एक संध्याक्षर संयुक्त स्वर और एक समानाक्षर संयुक्त स्वर। अब वहां हमने देखा था कि जो ए है हमारे पास, जैसे ए है, ए का जो निर्माण है वो कैसे हुआ था? ए प्लस ई, अर्थात ए प्लस ई बराबर क्या हुआ था? ए हुआ था। ए प्लस ई बराबर क्या हुआ था? ए हुआ था। इसी प्रकार ए प्लस उ बराबर क्या हुआ था? ओ हुआ था। ए प्लस ई बराबर क्या हुआ? ए हुआ। और ए प्लस उ बराबर क्या हुआ? ओ हुआ। अब हमें पता है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। अभी यदि सूत्रों में जाएं तो एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यहां भी ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यहां भी ए है, यहां भी ए है। ए कहां से उच्चरित होता है? कंठ से उच्चरित होता है। तो यहां भी क्या है? कंठ है। यहां भी क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान की यदि बात करें तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? ईचू यसानाम तालु। ईचू यसानाम तालु, अर्थात ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसी प्रकार उ की यदि बात करें तो उकु है, उपुप ध्वनिया नाम ओष्टो। उपुप ध्वनिया नाम ओष्टो, अर्थात उ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो इस प्रकार कंठ ए और तालु ई को मिलाकर क्या बना? ए बना। तो ये क्या हो गया? कंठ तालु हो गया। इसी प्रकार ए कंठ और उ ओष्ठ को मिलाकर क्या बना? ओ, जो क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। तो इस प्रकार ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है, इसको कंठ तालव्य कहा जाता है। और ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। और इस प्रकार इसको क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ कहा जाता है। तो इस प्रकार ये था हमारा वर्णों का विभाजन उच्चारण स्थान के आधार पर। हमारे पास दो और उच्चारण स्थान शेष रह गए हैं जिनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।